नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए सुरेंद्र कुमार जी की कहानी काउंटर। हाट की पूरी गहमा गहमी में भी बाहर का कोलाहल उसके भीतर नहीं उतर रहा था। उसके अंदर तो स्वयं काफी भीड़ थी और भीड़ में थे कई चेहरे, लाल सुर्ख खूनी चेहरे, और एक तरफ क्रोध और उलझनों से घिरा एक निरीह सा बदहवास चेहरा, और फिर धाए धाए गोलियों की आवाज। अनायास उसके अंदर कुछ उफना और दृष्टि टिक गई पंडित जी के बैठके पर। आंखों में लावा उबलने लगा। एक वीरान सा जंगल सामने आ गया, खूंखार भेड़ियों से भरा जंगल। उसने कसकर अपने 3 वर्ष के बच्चे को बाहों में बींच लिया। एक आशा की चिंगारी आंखों में कौंध कर लुप्त हो गई। मन में गिनती चलने लगी, 1 2 3 5 7, अभी तो एक भी नहीं बिकी। हाट पूरे यौवन पर है, हर एक के पास भीड़ है, मोल भाव सौदेबाजी हो रही है, पर उसके पास अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। कुछ टोकरी बिक जाती तो मुनुआ की दवाई ही ले जाती। रात भर खांसता है, गले में घरघराहट है, शरीर तपता रहता है, दिन पर दिन सूखता जा रहा है। मुनुआ की सेहत पर ही तो उसकी आशा टिकी है। मुनुआ लेगा अपने बाप का बदला, तभी हो पाएगी वो इस कस्बे से मुक्त, अपने मन की उलझनों से मुक्त, पंडित जी की बैठक से मुक्त। उसने आक्रोश भरी नजर पंडित जी की बैठक पर डाली और घृणा से एक और थूक दिया। मुनुआ को बाहों से भरा मेरे लाल मुंह से निकला और निगाह किसी ग्राहक की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। भटकती निगाह जम गई चूड़ियां रहित सूने डंडी सी अपनी कलाइयों पर, फिर निगाह फुदकती चिड़ियों सी उड़कर बिछुए रहित पैरों की सूनी सी उंगलियों पर बैठ गई। मन उलझ गया विगत की परछाइयों में। साल भर पहले इन कलाइयों में 20-20 खनखनाती चूड़ियां थी और पैरों में रोएदार 2-2 बिछुए। चूड़ियां और बिछुओं के अलग होने से यदि याद भी अलग हो जाया करती तो कितना अच्छा होता। एक विचार मन में आया और उड़ गया। आंखों के सामने लखन का चौड़ा चकला सीना आ गया। हनुमान जी की तस्वीर के आगे आंखें बंद किए हनुमान चालीसा दोहराते मुनुआ के बापू। हनुमान विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कहाँ हुए वो सुमति के संगी? जब से सुमति आई भगवान ही क्या संगी साथी ही दुश्मन बन बैठे। इससे तो अच्छी कुमति ही थी, पर उसी को रास नहीं आई वह जिंदगी। कभी कभी उसे लगता कि मनुआ के बापू की मौत की जिम्मेदार तो वह स्वयं है। उसने ही तो लड़ झगड़कर रो पीटकर उनकी पुरानी जिंदगी को बदला था। कितनी शांति मिली थी उसे, जीवन की जैसे समस्त इच्छाएं पूरी हो गई भी थी। दहशत से मुक्ति मिली थी। पहले तो दिन रात मनुआ के बापू से डरती रहती, ऊपर से हर समय दुश्मनों का डर, पुलिस का डर, चारों ओर डर ही डर। गौने पर जब वह आई थी तो कुछ दिन ही सही सलामत कटे थे, पर धीरे धीरे वह समझ गई और समझने के साथ ही आतंक समा गया था मन में। लखन रात रात भर गायब रहता, कभी कभी कई दिन बाद आता, और जब आता तो शराब और गोश्त के बिना कौर तक न तोड़ता। उसे मालूम पड़ गया था कि लखन चोरी चकारी से लेकर राहजनी तक करता है। जब कभी भी वह इसका विरोध करती तो गालियां खाती, पर वह विरोध करती गई और समझाती रही। मनुआ के पेट में पड़ते ही उसकी दहशत तो कई गुना बढ़ गई थी। वह लखन से कहती, देखो देखो तुम जे काम छेड़ दो, जा खतरा का जिंदगी में का धरो है। हम मेहनत की रूखी सूखी खाए लेंगे, पर चैन का नींद तो सोएंगे। कल को बच्चा हो गयो का सोचोगो कि हमारे बापू बदमाश है, और मान ले काउ दिन पुलिस ही पकड़ ले गई तो हम कहाँ धर धर की ठोकरें खाएंगे। पुलिस से जो डरता है मूर्ख, पुलिस अपनी कछु ना कर सकता है जब तक कस्बा में पंडित जी जिंदा है। पुलिस से डरन की ने को जरूरत ना। पूरा थानो पंडित जी को घर और पंडित जी को घर, पुलिस को थानो। पंडित जी के जरिए दरोगा निरो पैसा कमाता है। मेरे सब ऊंच नीच काम को हिस्सा पुलिस और पंडित जो तो लेते हैं ना, पर तुझे बात ना समझेगी। लखन गर्व से कहता। मुनुआ के होते होते लखन में काफी परिवर्तन आ गया था। कभी कभी वह उदासी से कहता, तू सही कहा था, जे खतरा किल्लत और अपमान का जिंदगी है, छोड़न बहुत मुश्किल है। मान लो सब छोड़ू दो तो पुलिस और पंडित जी ना छोड़ने देंगे। दोनों की आमदनी पे जो फर्क पड़ेगा, पंडित तो जान के दुश्मनी बन जाएगा। उनके निरे गलत कामन में मैं संग रही हो, उन पुल खुल जाने को डर पैदा हो जाएगी, और पुलिस की तो 85 झूठी गवाही में गवा रहे हो। देखो देख, एकदम तो चालेन अलग हो ना पाओगे, पर धीरे धीरे सब छोड़ दूंगो। अपने गलत कामन की परछाई मनुआ पे ना पड़ने दूंगो। लखन सचमुच धीरे धीरे सब कामों से अलग हो गया था। गांव में ही जमीन बटाई पर लेकर खेती करने लगा था। कस्बे में पंडित जी के बहुत बुलावे आए, पर लखन ने कस्बा जाना ही छोड़ दिया।
उसके संगी साथी उसके दुश्मन हो गए। पर गांव के लोग उसके इस परिवर्तन से बहुत खुश थे और उसे तो जैसे मनमांगी मुराद मिल गई थी। और यह मुनुआ को बाहों में भरे दिन भर चहकती रहती। खेत पर रोटी ले जाते समय तो जैसे उसके पंख निकल आते। मेहनत में डूबे लखन को देखकर उसकी कली कली खिल जाती। महुआ की मीठी छांव में बैठकर लखन को खाना खिलाती और मनुआ को सीने से लगाए भविष्य के सुनहरे सपने बुनती। लखन भी मनुआ को गोदी में लेकर उछालता और अपनी थकान मिटाता। लखन के पसीने से सुगंध आती, मेहनत और लगन की सुगंध। कैसे सुख से दिन बीत रहे थे और सुख भरे दिनों को पंख लग जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ते कब उड़ जाते हैं। पर दुख का एक पल भी पहाड़ हो जाता है, उसने सोचा और एक गहरी सांस भर के हाट को निहारा। खासी चहल पहल थी। सूरज सिर पर सवार था। धूप की मार से उसकी आंखें चिलमिला रही थी। मनुआ की गुनगुनाहट सुनकर उसने धोती के पल्ले से उसे ढका और फिर टोकरी लो टोकरी की भरी सी आवाज मुंह से निकाली। आज एकहू घाकना है, पर अभी तो टेम बाकी है, वह हौले से बड़बड़ाई। आज का दिन उसे बहुत बड़ा लग रहा था। ऐसा ही बड़ा वह दिन लगा था जिस दिन सुबह सुबह पंडित जी उसके घर आए और लखन से बहुत देर खुसुर पुसुर करने के बाद लखन को कस्बे से ले गए थे। जाते जाते लखन कह गया था, तू चिंता मत करियो, मैं गऊँ और आऊँ, एक जरूरी काम है। उसके मन को चैन नहीं पड़ रहा था। वह रोकना भी चाहती थी, पर जब तक वह कुछ कह पाती लखन चला गया। पूरे दिन उसके मन में अनजानी आशंकाएं उठती रहीं। बार बार वह दरवाजे तक आकर देख जाती, पर निराश लौट आती। राम राम करके दिन काट शाम के झुटपुटे में लखन ने घर में कदम रखा तो उसकी जान में जान आई। पर लखन का बदहवास परेशान सा चेहरा देखकर कुछ नहीं पूछ पाई। खाना भी लखन ठीक ढंग से नहीं खा पाया था। चुप परेशान हो इतने, पंडित जी जो आए हैं? बहुत देर बाद उसने डरते डरते पूछा था, पर लखन चुप ही रहा। बहुत देर गुमसुम रहने के बाद लखन के मुंह से बोल फूटे, देख मैंने पहले ही कही ना कि मैं बदमाशी छोड़ दूँ तो पंडित जी और पुलिस ना ही छोड़ना देगी। वही बात भाई, जाको डर हो, ऊपर से बदमाशन को खत्म करने को ऑर्डर आए हो। नए दरोगा को एक आदमी चाहिए, काउंटर केलाई। काउंटर यानी एनकाउंटर? काउंटर का होता है? पूछ बैठी। काउंटर? वह खोखली हंसी हंसो। काउंटर में होता है बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, और यह मुठभेड़ में कौ बदमाश का मारो जानो। पर हकीकत में और फिर खो गया था कहीं। कुछ देर बाद बोला, नए दरोगा को तरक्की चाहिए, सो पंडित जी एक आदमी मांगो है काउंटर के से। जय से पंडित जी मोहे ले गए, मौत कह रहा है एक आदमी को काउंटर कराओ, तो बिना मुठभेड़ के। हाँ, सब ऐसे ही चलता है, तू ना समझेंगी। दरोगा को इलाके में बदमाश सनाए मिलेगा। बदमाश? बदमाश इलाके के सारे छोटे बदमाश तो भाई पंडित जी के बैठक में बैठे हैं। दरोगा जी भाई है, पर बदमाश को मार के कौन झंझट मोल लेवे? ऊपर से आमदनी पे चोट कौन पहुंचाए? सुखाओ सीधे सच्चे आदमी को मारन चाहत। जैसे कोई कहां सुनने यारो ना मिले, मनो साफ मना कर दियो है। अब मैं झंझट में ना पड़ूंगा, जैसे तैसे झंझट से बाहर निकल कर आ पायो है। बहुत कही सुनी भाई, पंडित जी और दरोगा जी में मई धमकियों दी कि तुमने जे नाम का ना करवायो तो तुम कहू केस में बंद कर दीगे। मैंने कही कर दो, पर अब मैं जे बदमाश के काम नहीं करूंगा। बहुत देर तक मोए रोके रखो। बापे शराब और मुर्गा की दावत उड़ रहो, मैं उनके संग शामिल ना हो। वो तो आनंद नहीं आए दे रहे हो, पर वो बहानो बनाए के निकर आयो। पर तू चिंता छोड़, मेरे पास आ, जे सब ऊंच नीच तो लगी रहते है। लखन ने जैसे स्वयं को समझाया। उसका मन अंदर ही अंदर बैठने सा लगा। कोई गोला सा पेट में घूमने लगा। लखन उसे बाहों में समेटे हुए भी कहीं और था। का सोचे रहे हो? कछु ना, वह सरासर झूठ बोल के अपने विचारों के उलझाव में उलझ गया। सुन, मोए फरार होने पड़ोगे। थोड़ी देर बाद फिर बोला, मोए जे लगा था पंडित जी मोरा ही काउंटर कराना चाहते हैं। अब मैं उनके कऊ काम को नहीं रहो, और मैं पंडित जी को बहुत में राज जानत हो। ओ डर के कि कऊ मैं कोल पट्टी ना खोल दऊँ। सुन ए पंडित जी चुनाव में खड़े होने की सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से आज पंडित जी मोए दरगाह को दिखाने ले गए, जैसे दरोगा जी मोए ढंग से पहचान लेवे हैं। तुम तो यही डर रहे हो। डर के बावजूद उसने हिम्मत बताई। तू ना ही समझेंगी जे बात, मैं सवेरे ही चली जाऊंगा। और सुन, तो वो मेरे संग चल, ये इलाका ही छोड़ दे। वो कहू ना कहू मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लियो, इन भड़ियन से तो दूर रहोगे। अभी ये बातें चल ही रही थी कि दरवाजे पर जीप रुकी। ले आए गई पुलिस। जब तक वह उठकर भाग पाता, आंगन में लद सिपाही कूद पड़े और लखन को पकड़ के ले गए। वह रोती चीखती रही। गांव भर में जगार हो गई थी। भोर होते होते गांव भर में चर्चा फैल गई कि लखन का काउंटर हो गया।
सब कुछ स्वप्न जैसा घटित होगा। गांव भर में आक्रोश फैल गया, पर कोई कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था। वह कस्बे के बाजार में भी रोती चीखती रही। लोग उससे सहानुभूति दर्शाने से भी डर रहे थे। पुलिस और पंडित जी के खिलाफ बोलने का साहस किसी में नहीं था। उसे तो लखन की लाश देखने को नहीं मिली। लाश तक नौच कर खा गए पुलिस और उसके दलाल। बहुत दिनों तक वह उसके पास भागती रही, पर परिणाम शून्य। तभी गांव में चुनावों की चर्चा गरमाने लगी। इक्का दुक्का जीपें गांव में आने लगी थी। गांव वालों ने इस बार वोट मांगने वालों से यही शर्त रखी कि जो भी लखन के अपराधियों को सजा दिलवाएगा, पूरे गांव के वोट उसी को जाएंगे। यह बात हवा में फैलकर प्रत्याशियों के कानों में भी पड़ी। अब रोज ही जीपें आने लगी। सभी दलों के सदस्य यह पूरा आश्वासन देते कि वे अपराधियों को सजा दिलवाएंगे, पर इस झूठी दिलासा से किसी का मन नहीं बढ़ता था। यह बात प्रत्याशियों को और उनके दल के लोगों की समझ में आ रही थी। तभी एक दल के प्रत्याशी ने उस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए। वे उससे तथा गांव के 10-20 लोगों को लेकर एसएसपी डीएसपी के आदि से मिले। उन्हें समस्त स्थितियों से अवगत करवाया। प्रशासन की ओर से इस मामले की जांच का पूरा आश्वासन भी दिया गया। उस दल के लोग नित्य ही गांव में आते और लखन ने एनकाउंटर की आग में लकड़ियां डाल गांव वालों की आग को सुलगाए रखते। सार्वजनिक भाषणों में भी लखन के एनकाउंटर को खूब उछाला गया, खूब सहानुभूति जमा की गई। गांव के लोगों को तथा उसे भी भरोसा आ गया कि उस दल के लोग सचमुच उनके साथ हैं और इस अन्याय का बदला दिलवाएंगे। गांव वालों ने एक मत से यह तय कर लिया कि वोट उसी दल के सदस्य को देंगे, और हुआ भी यही। पूरे गांव का 100% वोट उसी दल के सदस्य को पड़ा, इस आशा के साथ कि अब शीघ्र ही लखन के अपराधियों को सजा मिलेगी। पर गरीब की आशा भैंसे की आंत के समान लंबी होती जाती है। चुनाव परिणाम घोषित हो गए। उनका प्रत्याशी जीत गया। गांव भर में खुशियां मनाई गई। उसको भी कहीं लगा था कि अब लखन के हत्यारे अपनी करनी का फल भोगेंगे, पर प्रतीक्षा पहाड़ सी बनती गई। चुनाव जीतने के बाद गांव वालों ने तथा उसने रोज ही प्रतीक्षा की कि नेताजी गांव में आएंगे, पर नेताजी क्या, नेताजी का चमचा तक गांव में नहीं आया। तभी एक दिन उसने सुना कि अमुक दिन कस्बे में नेताजी का स्वागत होगा, नेताजी पधारेंगे। वह बड़ी अधीरता से उस दिन की प्रतीक्षा करती रही। ठीक दिन समय से काफी पहले वह कस्बे में पहुंच गई। बहुत प्रतीक्षा के बाद नेताजी आए, पर यह क्या, उसके शरीर में जैसे अनायास सारा खून किसी ने चूस लिया। नेताजी की जीप में भी नेताजी के साथ पंडित जी उतरे। नेताजी पंडित जी की पीठ पर हाथ रखे हुए थे और धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ रहे थे। दरोगा जी मुस्तैदी से पीछे पीछे चल रहे थे। एकाएक उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह वही व्यक्ति है जो लखन के हत्यारों को पकड़वाने की कस्में खाता रहा, लखन को अपने भाई के समान बताता रहा। ये सभी एक ही थाली के चट्टन बट्टन है। वह जोर से चीखी, पर उसकी आवाज गले में ही घुटकर रह गई। उसे लखन के खून के छींटे नेताजी के भक्क कुर्ते धोती पर नजर आए। उसे भीषण चक्कर सा आया। सारा कस्बा उसे घूमता सा लगा। वह सिर पकड़कर वहीं दम से नीम के तने से टिककर बैठ गई। जब उसने होश आया तो जीपें जा चुकी थी और वह मरे मरे कदमों से गांव वापस आ गई, लखन की स्मृति और अपनी आशा की लाश अपने कंधों पर लादे हुए। उसके अंदर एक हूक सी उठी। उसे लगा कि अंदर से आंसू आने वाले हैं, पर आंसू नहीं आए। आंसू तो रोते रोते सूख चुके थे। उसकी दृष्टि पंडित जी के बैठके पर पड़ी। वहां दरोगा जी मुड़े पर बैठे थे और भी कई सफेद पोश लोग थे। हंसी ठहाके लग रहे थे। उसकी आंखों में खून उतर आया। भेड़ियों, कबहू तो होगा तुम्हारा अंत, वह बुदबुदाई। सूरज ढलने के करीब था। हाट लगभग उठ चुकी थी। उसकी एक भी टोकरी नहीं बिकी। उसने बेवजह टोकरियों को गिना। मुनुआ की कुनमुनाहट बंद थी। शायद आराम में है, उसने सोचा। फिर मुनुआ को छुआ। वह बुखार से तप रहा था। 1-2 टोकरी बिक जाए तो दवाई तो ले लेगी, यह सोचकर बैठी रही। फिर मन उड़ चला। कुछ दिनों तक तो लोगों की सहानुभूति उसके साथ रही, फिर वह भी जाती रही। लोग अपनी उलझनों में उलझ गए। केवल नाव वाला भोला है जो अभी तक उससे हमदर्दी रखता है। नाव उतराई भी कुछ नहीं लेता, पर कुछ दिनों से वह देख रही है कि भोला की आंखों में कुछ और ही भाव उसके प्रति पनप रहा है। पिछली हाट को जब वह आई थी तो भोला ने उससे कहा था, भौजी कबहू तो अपने बारे में मैं सोच ले करो, जे पहाड़ से जिंदगी लखन की याद में ना कट पाएगी। और मनुआ का अब का हो देखो है। वह कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी गुस्से भरी आंखें देखकर चुप हो गया और पूरी ताकत से नाव खेने लगा। आज सुबह जब वह आई थी तब भी भोला छिड़ बैठा, भौजी अकेले की जिंदगी कोई जिंदगी है, मैं आदमी के नाय काट पाए रहो, तुम ठहरी औरत जात। भौजी तुम तो जानो मरो कोई नाय हो तो।
और चुप होकर अपनी बलिष्ठ भौं से नाव खेने लगा। सच तो यह है कि भोला पर उसे गुस्सा भी नहीं आता। अपनी समझ में भोला सही कहता है। भोला को क्या मालूम कि उसके मन की हालत और उसकी प्रतिज्ञा, पर आज उसने यह तय किया था कि वह अब इस घाट से नदी पार नहीं करेगी, भले ही उसे 2 कोस का अंतर पड़े। अरे 2 कोस का अंतर? अरे उसे तो जल्दी जाना है, हड़बड़ाई। सूरज डूब गया था, हाट पूरा उठ चुका था। बस 2-4 कस्बे के लोग ही बैठे थे। उसने जल्दी ही अपनी टोकरियां समेटी, मनुआ को गोदी में उठाया, सनकसा खींचा। मनुआ एकदम ठंडा था, लुंज पुंज सा। उसने घबराकर मनुआ का मुंह खोला, आंखें बंद, मुंह पीला पड़ा था। नहीं नहीं मेरे लला, तुम मोए छोड़ के जाई मत। वह जोर से चीखी, पर उसकी चीख पंडित जी के बैठके पर बैठे भेड़ियों के अट्ठाहस में खो गई। वह पागलों की तरह मनुआ का मुंह चूमने लगी। मनुआ को सीने में भींच लिया, फूट फूट कर रोते हुए पंडित जी के बैठके की ओर देखा। अनायास एक निर्णय उसके अंदर समा गया। उसकी आवाज बंद हो गई। अंदर एक ज्वालामुखी भराया, उफनता ज्वालामुखी मनुआ को कलेजे से चिपटाए हुए पगलाई सी घाट की ओर चल दी। बार बार मनुआ का मुंह खोलकर चूमती, हिचकी सी भरती। उसका कलेजा टूट टूट कर बाहर आने को आतुर था, पर वह किसी प्रकार अपने को संभाले रही। नाव इस पारी थी। भोला अकेला बैठा था। भौजी बड़ी देर कर दी, तुम्हारा इंतजार करत हो। का बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? और मनुआ? मनुआ तुम चुप रहो। वह बिना कुछ बोले भोला के एकदम पास आ गई। सुनो सुनो, मैंने सोच ली है, मैं तुम्हारे घर बैठ जाऊंगी, पर मोए अपनान से पहले मेरी प्रतिज्ञा पूरी करन को। तुम्हें प्रतिज्ञा करना होगी। तुम हो काउंटर करना होगा। पंडित जी को काउंटर, दरोगा जी को काउंटर। बोलो है मंजूर? और मंजूर है तो ले करो। ले मनुआ को अपने हाथ से जल प्रवाह करो। और बांध टूट पड़ा। भोला की बलिष्ठ बाहें मनुआ के शव की ओर बढ़ गई।